हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 12 ट्रेंड्स। देखो ये हर चैप्टर में आपको मदद करेंगे, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, डी एंड एफ हो, हर जगह ये आपको काम आने वाले हैं। और इनको मैंने लगभग 3 भागों में यहां पर बांट दिया है। तो पहले भाग में हम करने वाले हैं एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हम दूसरे भाग में क्या करने वाले हैं, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ, पोलराइजेशन या फजान्स रूल, थर्मल स्टेबिलिटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। फिर लास्ट भाग में हम क्या करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें अपनी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल की बारी आएगी और फिर अपनी वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वाले पार्ट के साथ। सबसे पहले हम 4 चीजें एक साथ में निपटा लेते हैं। ये 4 कौन सी है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इनकी नॉर्मल डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। एटॉमिक साइज का मतलब होता है नॉर्मल एटम का साइज, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, देंगे, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है प्यार। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पीरियोडिक टेबल है और अगर हम कॉमन ट्रेंड की बात करें तो एटॉमिक साइज के लिए ये कॉमन ट्रेंड चलेगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज का इंक्रीज देखने को मिलेगा और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी बात करें तीनों की तो इनके लिए कॉमन जो ट्रेंड होगा वो सेम ही चलेगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो क्या है, इंक्रीज देखने को मिलेगा और लेफ्ट से राइट अपने को इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसका भी हमने ये कॉमन ट्रेंड देख लिया। बट इनकी क्या है, कुछ एक एक्सेप्शन होती है जहां हमारा क्वेश्चन फंस जाता है। तो बारी बारी से इनकी एक कंफ्यूजन, एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अब एटॉमिक साइज के क्वेश्चन में कहां अपने को दिक्कत हो सकती है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो कोई अगर आपसे पूछ ले कि जर्कोनियम और हाफनियम का साइज कंपेयर करके बताओ, ये अपनी पीरियोडिक टेबल है, तो आप बोलोगे हमने देखा था नीचे जब आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है तो हाफनियम का साइज बड़ा होगा, ये आप आंसर टिक करके आ जाओगे। बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, देखो रीजन क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, ये भी डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसकी वजह से जर्कोनियम और हाफनियम का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये बहुत ही नीट का सुपरहिट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज की ये हमने कंफ्यूजन यहां पे दूर कर ली। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या कंफ्यूजन, क्या दिक्कत अपने को हो सकती है। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताओ, ये अपना डायरेक्ट आपके सामने पीरियड लिख दिया है कि आप बोलोगे कि अगर हम, आप क्या बोलोगे फिर, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो आप ये ऑर्डर सिंपली लगा के आ जाओगे। बट यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है, देखो ये बेरिलियम जो है S2 है यानी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन का P3 यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो हमें पता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो करना क्या है, याद अपने को क्या रखना है कि इनको एक स्टेप जंप करा देना है कि बेरिलियम एक स्टेप जंप करके बोरोन से आगे निकल जाएगा, नाइट्रोजन एक स्टेप जंप करके ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा। याद रखना सिर्फ एक ही स्टेप जंप कराना है। तो ये अपना ऑर्डर बन के आ जाएगा कि बेरिलियम बोरोन और कार्बन के बीच में आ गया और नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में आ जाएगा। तो ये अपना आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहां कंफ्यूजन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कहां पर कंफ्यूजन हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर आपको बोल दे इनका ऑर्डर लगाओ, है ना, ये आपको ग्रुप्स दे दिए, इनका ऑर्डर लगाओ, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है कि ऊपर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीज हो रहा था और आप ये ऑर्डर लगा, ठीक है। बट यहां पर अपने को चेंज देखने को मिलता है, यहां पर अपने को चेंज देखने को मिला है और साइन उल्टा हो गया। क्यों हो गया है, देखो जाहिर सी बात है, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। मान लो इसका साइज इतना था, फिर यहां पर बढ़कर इतना हो गया, फिर यहां बढ़कर इतना हो गया और यहां बढ़कर इतना हो गया, तो साइज नीचे बहुत बड़ा है ना, और यहां पर साइज बहुत छोटा है। तो जाहिर सी बात है इनके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। अब साइज इतना छोटा है और इनके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहां पर बहुत ज्यादा हो गई है ड्यू टू स्मॉल
स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, इसका क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इसीलिए यहां पर ये ऑर्डर उल्टा है, बाकी सारा ऑर्डर बिल्कुल ही सेम है। तो ये है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एज सच कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं होती है, उसमें नॉर्मल ऑर्डर चलता है ये वाला। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ की। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इस ट्रिक से सोल्व करना है। यहां पर अपनी ये वाली मेन ट्रिक रहेगी, और इस ट्रिक की सिर्फ एक एक्सेप्शन ये रहेगी। ठीक है, ये ट्रिक क्या बोलती है, मेन ट्रिक अपनी क्या बोलती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑटोमेटिक है बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये हर जगह अपनी ट्रिक लगेगी, सिर्फ कहां नहीं लगेगी, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में ये ट्रिक नहीं लगेगी। पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स अगर क्वेश्चन में आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए, तो ये क्या है, अपने ऑक्साइड हैं, हाइड्राइड्स नहीं है। तो आपको क्वेश्चन अपनी मेन ट्रिक से सोल्व करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जाहिर सी बात है, ग्रुप की बात करें, अगर ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर जाने पे बढ़ती है, इंक्रीज होती है। मतलब इनमें देखो ऑक्सीजन तो कॉमन है, तो उससे तो आंसर आने नहीं वाला, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें सबसे ज्यादा होगी, कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना। बहुत सिंपल तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो सबसे पहले चेक करो कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं पूछ लिए। तो ये आप देख पा रहे हो कि हाइड्राइड, तो ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड का क्वेश्चन है, मतलब यहां पे अपनी मेन ट्रिक नहीं लगेगी, अपना यहां पे ये एक्सेप्शन वाला केस है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो इसका साइज तो देखना नहीं है, बाकियों का साइज क्या है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से अपना क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं फजान्स रूल, यानी कि पोलराइजेशन हम देखने वाले हैं। देखो, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक कैरेक्टर के। अब पोलराइजेशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको पूछ लेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहला आपको काम करना है, आपको चार्ज देखना है। चार्ज से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब आपको आगे चलना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, तो अपने को सबसे पहले चार्ज देखना है कि भाई देखो, क्लोरीन का तो -1 होगा, यहां पर एक क्लोरीन है तो सोडियम पे क्या होगा, +1 आएगा, 2 क्लोरीन है तो मैग्नीशियम पे +2 आएगा, और एल्यूमिनियम पे 3 क्लोरीन है तो +3 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहां पर +3 यानी सबसे ज्यादा चार्ज है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, तो सबसे पहले वही रूल की चार्ज देखते हैं। तो भाई सब में 2-2 क्लोरीन है, तो सब में क्या आएगा, +2, मतलब चार्ज सब में बराबर आ गया। तो चार्ज से तो अपना यहां पे आंसर आ नहीं सकता, तो चार्ज से जब आंसर ना आए तब आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब यहां पे आप देख पा रहे हो, अनायन क्या है, क्लोरीन है, अनायन क्या है, क्लोरीन है, जो सब में सेम है, तो क्लोरीन से तो आंसर आने नहीं वाला, कैटायन से आंसर आने वाला है। तो कैटायन का साइज जितना कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इसमें बेरिलियम का साइज सबसे कम है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये अपना हो गया पोलराइजेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन के बाद थर्मल स्टेबिलिटी की। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले हमें देखना है थर्मल स्टेबिलिटी किसकी पूछी है, कोवेलेंट कंपाउंड की पूछी है या आयनिक कंपाउंड की पूछी है, ये सबसे पहले अपने को देखना है। तो आप बोलोगे ये अपने को कैसे पता लगेगा, देखो आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको वहां पे एस ब्लॉक का एलिमेंट दिखेगा, जैसे ये लिथियम दिख रहा है ना, सोडियम दिख रहा है, ये सब एस ब्लॉक के, बेरिलियम और ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब दिखेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट दिखेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड में आपको पी ब्लॉक के ही, मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड पूछ लिया जाए, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। अब बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालनी है, वो आगे हम जब बॉन्ड पैरामीटर करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालनी है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हम बॉन्ड पैरामीटर करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दो चीजें देखनी है कि अनायन या कैटायन मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। अब ये मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक क्या होता है, देखो मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब ज्यादा। देखो मतलब यहां पर अगर मैं आपको कैटायन अनायन बना के दिखाऊं, तो देखो लिथियम यहां पे +1 होगा, ये +1 होगा, +1 होगा, मतलब कैटायन जो है
मोनो एटॉमिक है, सिंगल एक ही एटम का बना है। और यहां पर बात करें तो ये देखो, ये वाला जो आयन बनेगा इसमें भी सेम सेम सेम, ये पॉली एटॉमिक है कि इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आएगा, तो ये पॉली एटॉमिक है कि जिसमें नाइट्रोजन भी आ रहा है और 3 ऑक्सीजन भी आ रहे हैं, तो ये पॉली एटॉमिक का केस हो गया। ठीक है, तो अगर मोनो एटॉमिक अनायन या कटायन हो तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन साइज के। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, चार्ज तो सब में बराबर है, +1 है ना, सब में बराबर है, तो साइज से अपना आंसर आने वाला है। तो साइज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो साइज सबसे कम इसमें किसका है, लिथियम का है, जाहिर सी बात है रुबिडियम का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो जितना कम साइज उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी यहां पर हो जाएगी। और पॉली एटॉमिक अनायन या कटायन हो, जैसे कि कार्बोनेट आयन हो गया, ये वाला हो गया NO3-, ये अपने को दिख रहा है इस तरीके का हो गया, सल्फेट आयन हो गया, ये पॉली एटॉमिक हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोलराइजेशन के, और पोलराइजेशन तो हमने अच्छे से सीख ही ली है कि कैसे सोल्व करना है, फिर उससे अपना आंसर आ जाएगा। हम मेटेलिक कैरेक्टर देखना चाहते हैं। देखो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है, और कॉमन सेंस की बात है कि यहां अपने पी ब्लॉक में यहां अपने क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब यहां भी अपने को पता है, देखो ये है अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एस ब्लॉक में क्या होते हैं, एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल वो होते हैं, मतलब यहां तो भाई मेटल होते हैं। और देखो एक कॉमन सेंस की बात बन गई कि पी ब्लॉक में नॉन मेटल उस साइड की तरफ ज्यादातर पाए जाते हैं, तो ये बीच में अगर बाउंड्री है, ये मेटलॉइड्स की अगर बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री से उधर वाले क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे, और उधर वाले क्या हो जाएंगे, मेनली अपने मेटल्स हो जाएंगे, ये अपने M4 मेटल्स हो जाएंगे, NM यानी अननोन मेटल्स ये अपने हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर अपने को एरो यहां पर बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा कि इस डायरेक्शन में आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कि इधर नॉन मेटल थे, इधर बढ़ते गए तो मेटेलिक कैरेक्टर अब बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे की तरफ बात करें तो याद रखना, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का अगर हम पीरियोडिक टेबल पे एरो बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का एरो बन जाएगा, कुछ इस तरीके का इसका एरो बन जाएगा कि ये ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में अपना आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में अपने को 4 चीजें देखनी है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि बॉन्ड लेंथ को कैसे देखना है। देखो यहां पर 2 चीजें अपने को देखनी है बॉन्ड लेंथ देखते हुए। एक तो देखो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा EN, डेल्टा EN यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात हो रही है। और क्या है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। अब वो क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम, मतलब डेल्टा EN जो होगा H और F के बीच में सबसे ज्यादा होगा इनमें। तो डेल्टा EN सबसे ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी और ये ऑर्डर बन जाएगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp, इसमें आएगी sp2, इसमें आएगी sp3। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, 50%, इसमें 33.33%, इसमें 25%। तो इसमें एस परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमने यहां पर देख ली। अब बॉन्ड लेंथ के बाद हम देखना चाहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे देखना है। देखो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा है, यहां पर काउंटिंग लिख दीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हाँ, अब क्या किए 14 पर यहां पर फोकस कीजिए और 14 के नीचे 3 लिख दीजिए। अब 0.5 यहां पर माइनस करते हुए चलिए, है ना, 2.5 2 1.51 और 0.5 यहां पर माइनस करते हुए चलिए 2.5 2 1.5 1। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन का आपके बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया। अब ऑक्सीजन का O2 का जो इलेक्ट्रॉन सम आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। अब 16 पे देख लो क्या आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम क्या देखना चाहते हैं, बॉन्ड एनर्जी देखना चाहते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे होती है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है कि कितने ज्यादा बॉन्ड है। अब ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें कनेक्शन होगा, तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसको तोड़ना आसान है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसको तोड़ना मुश्किल है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ना आसान है, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो ये इसमें रटना नहीं है, कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। जैसे HF और HI का आपसे पूछ लिया जाए तो अभी अभी हमने क्या देखा था, बॉन्ड लेंथ देखी थी कि बॉन्ड लेंथ HF और HI में किसकी ज्यादा होगी, HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसको तोड़ना आसान है, इसीलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। इसमें पूछ लिया जाए तो यहां पे 3 बॉन्ड हैं, देखो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड में कैसा होता है, इसका बॉन्ड
ऑर्डर 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। अब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो इसको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं बॉन्ड एंगल। देखो जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड ऑर्डर है, उनके कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर उसको हम इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ये सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। और इसमें क्या है, देखो हम सबसे पहले रूल नंबर 1 पे जाएंगे। रूल नंबर 1 से आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले। अगर ये रूल फ्लॉप हो गया फिर 2 पे जाएंगे। इससे आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो 3 पे जाएंगे। इससे आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो 4 पे जाएंगे, और 4 से तो आंसर आके ही रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके सामने ये बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया कि BeCl2 एंड BCl3 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। तो पहला रूल क्या बोलता है कि चेक हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। ठीक है, तो BeCl2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी और BCl3 की कुछ ऐसी बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और इसकी sp2 होगी, ये कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, अब देखने से ही पता लग रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में ये एंगल देखो कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। और इसमें देखो यहां पर ये एंगल अगर देखें तो कितना बनेगा, ये इससे तो कम बनेगा, है ना। तो बॉन्ड एंगल क्या है, अपने को यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आसानी से निकालना आ गया। अगर sp3 हो जाती तो और कम बॉन्ड एंगल हो जाता। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम बॉन्ड एंगल यहां पर चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये BF3 एंड BCl3। तो पहला रूल क्या बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, ये स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, दोनों की ही हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp2 आ गई। मतलब अपना पहला रूल तो फ्लॉप हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन तो भाई सेम आ गई। अब क्या करें, अब अपने को क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाए फिर अपने को लोन पेयर देखने हैं। अगर लोन पेयर अब्सेंट हो, ना इसमें प्रेजेंट हो ना इसमें प्रेजेंट हो, तो दोनों का बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो, मैंने लोन पेयर इक्वल नहीं लिखा है, लोन पेयर अब्सेंट लिखा है। इक्वल के केस में कहानी अलग होगी, लोन पेयर अब्सेंट लिखा है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर अब्सेंट हो, तो बॉन्ड एंगल दोनों में क्या है, सेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए बॉन्ड एंगल प्रेजेंट हो ना, बॉन्ड एंगल नहीं सॉरी, लोन पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, मान लीजिए इनमें आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। अब बताइए, इसमें देखो CH4 की स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी और NH3 की ऐसी बनेगी। अब यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन, पहला रूल क्या बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 आ गई, मतलब इससे तो अपना आंसर नहीं आ रहा। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो लोन पेयर चेक करो, और लोन पेयर दोनों में अब्सेंट होने चाहिए। बट यहां पर तो लोन पेयर अब्सेंट है, यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट आ गया, तो मतलब दूसरा रूल भी अपना फ्लॉप हो गया। तो तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहां पे समझ में आएगी। इसका रीजन क्या होता है कि देखो ये तो है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना, और ये क्या हो जाएगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, तो इसको उधर ये धक्का मार देगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहला रूल क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई भाई, sp3 आ गई, मतलब इससे आंसर नहीं आ रहा। सेकंड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर अब्सेंट, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दूसरा भी फ्लॉप हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर प्रेजेंट बट लोन पेयर का नंबर डिफरेंट था, है ना, तो इसमें लोन पेयर का नंबर भी सेम आ गया। अब क्या करें, तो चौथा रूल क्या बोलता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर का नंबर भी सेम निकला है, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, सेंट्रल एटम की, अपॉन साइज किसका, सेंट्रल एटम का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज साइड एटम का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की, है ना। ऊपर नीचे कर दो कि सेंट्रल एटम की बात हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर, साइज नीचे, साइड एटम की बात हो तो साइज ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे। अब इसमें बात करें तो देखो अब हमें क्या देखना है, मान लीजिए हम आंसर निकालना चाहते हैं सेंट्रल एटम से। अब सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कौन है, सल्फर है। तो साइज की बात करें तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा होगा, तो सल्फर का साइज बड़ा होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या है, कम हो जाएगा। तो H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा।